नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रस्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। ट्रस्ट एक कानूनी इकाई है जिसके पास अलग और विशिष्ट अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति या निगम के समान होते हैं। ट्रस्ट में ट्रस्टर के रूप में जाने जाने वाला पक्ष दूसरे पक्ष, ट्रस्टी को तीसरे पक्ष, लाभार्थी के लाभ के लिए संपत्ति या परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्टर की संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जा सकती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वितरित किया जाए। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समय बचा सकते हैं, कागजी कार्रवाई कम कर सकते हैं और कभी-कभी विरासत या संपत्ति करों को कम कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। आप भी फोन करके राय ले सकते हैं और हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। ट्रस्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परमानंद पांडे जी से हमारा सबसे पहला यही सवाल है कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही। देखिए, ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है इसके बारे में काफी अच्छे ढंग से आपने बता दिया है अपनी प्रस्तावना में भी। वास्तव में ट्रस्ट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका एक उद्देश्य होता है कि आपकी कोई संपत्ति है और कई लोगों की भी संपत्ति उसमें बनी हुई है, तो उसको ट्रस्ट आप बना दीजिए और ट्रस्ट बनाने का तात्पर्य उसके उद्देश्य लिख दीजिए कि इस उद्देश्य के लिए इसका खर्च किया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास संपत्ति है और मैं एक ट्रस्ट बना दूं और ट्रस्ट बनाने में अपने 2-4 परिचितों को रख लूं और उसमें ये बताऊं कि ये ट्रस्ट के ये नियम है, इन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, इस नाते कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ये तो एक इसका खास उद्देश्य हुआ। कई बार ट्रस्ट में जो संपत्ति होती है उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए भी लोग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सुरक्षा के लिए ट्रस्ट में पर्याप्त कारण दिए रहते हैं कि आप उनको निकाल कर बाहर कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो खास तौर पर ट्रस्ट के उद्देश्य। और ट्रस्ट बनाने के लिए देखिए, कम से कम आपको एक नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए ही, 3 व्यक्ति का चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप कहते हैं उसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप मैनेजेबल लिमिट तक रखिए। माने आप ज्यादा से ज्यादा इतना मत बढ़ा दीजिए कि 100, 200, 400 लोगों को ट्रस्ट में शामिल कर दीजिए, क्योंकि फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो पाएगा, उसका कभी भी आप ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो इस नाते उसकी लिमिट होती है कि आप 21 से ज्यादा लोगों को मत रखिए, क्योंकि उनको मैनेज करना और उनके उद्देश्यों के बारे में बता देना होता है कि इस उद्देश्य के लिए यह ट्रस्ट बनाया जा रहा है। जैसे कई बार होता है धार्मिक कार्यों से बनाया जाता है कि हमने एक ट्रस्ट बनाया। कई बार ट्रस्ट बनाया जाता है कि विद्यालयीय शिक्षा प्रदान करने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, या हमको मान लीजिए कोई विद्यालय खोलना है और विद्यालय को एक ट्रस्ट के अधीन चला दिया जाएगा, तो उसको देख लें। जैसे कई बार रिलीजियस कारणों से ट्रस्ट बनाया जाता है, जैसे हमको गौशाला खोल देनी है तो एक ट्रस्ट उसकी व्यवस्था करेगा और ट्रस्ट ही उसको देखभाल करेगा। तो ये एक तरह ट्रस्ट का उद्देश्य होता है कि आपको सामाजिक, धार्मिक और जो शैक्षणिक कार्य हैं उनके लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है और वह आप उसका ध्यान रखते हैं। ट्रस्ट के लोग जो मैनेज करते हैं वही उसका ध्यान करते हैं और उसको लेकर के लोगों के बीच में सही और समुचित ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके रास्ता, यही इसका उद्देश्य होता है। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, ये भी बताइए कि ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है और फिर ट्रस्ट बनने के बाद का जो नियमन या फिर रेगुलेशन होता है वो कौन करता है। देखिए, ये एक आम तौर पर ये बात उठती है
कि ट्रस्ट तो हमने मान लीजिए बना लिया, लेकिन नियमन कौन करेगा? ये एक सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति के मन में वो सवाल उठता है कि हमने तो ट्रस्ट बना दिया, लेकिन इसका नियमन कौन करेगा? मैं 2-4 ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की और उनके कई बेटे या बेटियां, जिनके किसी के बेटी किसी के बेटी विकलांग हो गए और वो इस स्थिति में नहीं रहे, मेंटली रिटार्टेड हो गए और वो इस स्थिति में नहीं रह पाए कि वो उसका मैनेज कर सकें, उसको व्यवस्थित कर सकें। तो क्या किया उन्होंने? एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट बनाने के बाद उन्होंने ये निश्चित तौर पर कर दिया कि जब तक ये मेरा बेटा या बेटी जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है वो उसकी देखभाल होगी और उनके लिए व्यवस्था होगी और इतना पैसा उनके लिए रखा जा रहा है जिसका उपयोग करेंगे। ये तो एक व्यक्ति का ट्रस्ट हुआ, ये एकल ट्रस्ट है जिसको एक व्यक्ति का हुआ। लेकिन अगर 4-5 लोग होते हैं तो हम उसको उठा करके कहते हैं कि देखिए इस ट्रस्ट का व्यवस्थापक एक होगा, सेटलर होता है, जो एक ट्रस्टर में से एक सेटलर होता है, उस सेटलर को बना के रखते हैं कि वही जो है ट्रस्ट का निर्माण करता है और उसी को ही अधिकार होता है कि वो सेटल करे और वो सेटल करने के बाद वो ले आएगा और कहेगा कि ये इन लोगों को हम ट्रस्ट में शामिल करते हैं और उसके लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो एक्ट का उसमें नियम है कि आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें होती है जिनका पालन करना पड़ता है। जैसे जो ट्रस्ट बनाते हैं उनको अपना आधार कार्ड या अभी तो आधार कार्ड हो गया, परिचय पत्र और ट्रस्ट डीड, वो ट्रस्ट डीड बनाते हैं कि आप देखिए किन किन कार्यों के लिए इस ट्रस्ट मनी का उपयोग कर सकते हैं, ये ट्रस्ट डीड, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे और कौन होगा सेटलर, उसका खास तौर पर ये चीजें उसी ट्रस्ट डीड में दी रहती हैं। यही मैनेज करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी बताइए कि ट्रस्टी की जिम्मेदारियां क्या कुछ होती हैं और ट्रस्टी की नियुक्ति कैसे की जाती है? हर व्यक्ति को कहते हैं कि हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी दी जाती है। कि हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि जिसको कुछ अधिकार मिलते हैं उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। यह तो परिवार में भी होता है। जैसे मैं अगर बाप हूँ तो बेटे के प्रति मेरी जिम्मेदारी होती है, बेटा को मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी अपनी बेटी के प्रति। ये तो परिवार में हो गया। और ट्रस्ट में ही यह जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति को ट्रस्ट में शामिल किया जाता है उसकी ट्रस्ट के प्रति जिम्मेदारी होती है। मुख्य जिम्मेदारी ट्रस्ट की क्या होती है कि इसमें कोई बेईमानी न होने पाए। मान लीजिए अगर 4-5 लोग लगे रहते हैं तो ट्रस्ट मनी का, ट्रस्ट में आए हुए पैसे का दुरुपयोग न होने पाए। ये खास तौर पर जिम्मेदारी होती है कि ट्रस्ट मनी का दुरुपयोग आप मत करिए। ट्रस्ट मनी में अगर दुरुपयोग करेंगे तो फिर ये एक आपके खिलाफ ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ये एक तरह का ट्रस्ट के खिलाफ आपने काम किया है और इस खिलाफ काम के लिए आपको दंडित किया जा सकता है या ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। मुख्य बात तो यह है कि हमारी जिम्मेदारी यही है कि ट्रस्ट में अगर हम शामिल होते हैं तो अगर किसी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त, ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट एक तरह का मतलब विश्वास है। अगर हमको हमारे ऊपर एक विश्वास रखा गया है तो निश्चित रूप से हमको उस विश्वास पर खरा उतरना है। अन्यथा आप कह दीजिए कि हम ट्रस्ट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्रस्ट में शामिल किया गया है तो आप उस विश्वास पर खरे उतरिए और किसी भी तरह की कोई बेईमानी मत होने दीजिए, कोई सी तरह का आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मत करिए। उसमें कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे, कोई ऐसा गलत काम करेंगे तो यह ट्रस्ट की मर्यादाओं के खिलाफ होगा, ट्रस्ट की नैतिकता के खिलाफ होगा और ट्रस्ट के संविधान के खिलाफ होगा। इसी नाते ये सबसे जरूरी चीज है कि ट्रस्ट में आप जो जिम्मेदारी दी गई है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का सही ढंग से जिम्मेदारी पूर्वक पालन करिए। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि ट्रस्टी को कब और कैसे हटाया जा सकता है, ट्रस्ट के लाभार्थी कौन कौन होते हैं? देखिए, लाभार्थी के बारे में तो वो डीड में दिया जा रहा है। मान लीजिए कि हमने एक मैं केवल मान लेने की बात कर रहा हूँ, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपने या मैंने किसी ने एक ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट में मान लीजिए ये कहा गया है कि देखिए ये विधवाओं के लिए होगा कि इनके ऊपर खर्च किया जाएगा या वृद्धों के लिए किया जाए, वृद्धाश्रम की तरह से उनको बना दिया जाता है, या कोई और रिलीजियस कार्य होता है, मंदिर के लिए ट्रस्ट बना दिया गया है,
या और काम के लिए। देखिए, ट्रस्ट में केवल इस्लाम में कहा गया है कि वहां ट्रस्ट काम नहीं करेगा। उनके यहाँ वक्फ बोर्ड होता है, और वक्फ बोर्ड का कहते हैं कि जो भी संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है, वो ट्रस्ट से नहीं, वो खुदा को, अल्लाह की संपत्ति है। उस ट्रस्ट में आप कोई बाधा नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक अलग बात है कि वक्फ बोर्ड का, उसके धन और संपत्ति का कैसा उपयोग होता है ये काफी लोगों को मालूम है। लेकिन जो ट्रस्ट का उपयोग किया जाता है उसमें मुख्य रूप से यही है कि आपको जो ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का अच्छी तरह से पालन करें और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे बनाएंगे? ट्रस्ट बनाने का तरीका यह है कि उसमें डीड दिया रहता है, डीड बनाना पड़ता है, उसके लिए एक लेख दिया जाता है, संविधान बनाना पड़ता है, और उसी संविधान का रजिस्टर कराना पड़ता है और उसी संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। और कब बैठक होगी, कब नहीं बैठक होगी, किस समय कितने लोग आएंगे, उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उन प्रस्तावों पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। और अगर अमल नहीं किया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर अमल नहीं करता है और ट्रस्ट के नियमों के अनुकूल नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति को उस ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। प्रस्ताव पास करके उसको ट्रस्ट से बाहर कर दीजिए, या ट्रस्ट से बाहर कर दीजिए, या और कह दीजिए उसको 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए। यही ट्रस्ट से बाहर होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसके कारण आप ट्रस्ट से किसी को बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, ट्रस्ट के जो भी लाभार्थी होते हैं, जो भी उसमें शामिल होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां और शक्तियां क्या कुछ होती हैं? साथ ही साथ ट्रस्ट के पैसों के निवेश पर क्या कुछ प्रावधान है? जी, ये देखिए, लाभार्थी के बारे में तो यही हुआ कि जिसके लाभ के लिए वो बनाया गया है वही उसके लाभार्थी हो सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं बना सकते हैं। जी। मान लीजिए हमने कोई चीज बनाया है, कोई ट्रस्ट बनाया है, तो उसमें हम लाभार्थी की सूची देंगे कि इन व्यक्तियों के लाभ के लिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, और हम जो पैसा खर्च करेंगे उसी पर खर्च करेंगे। लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट की बात आती है, निवेश की बात आती है, तो कई ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उसमें एक कारण ये भी देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ट्रस्ट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो ट्रस्ट को ब्लैक मनी रख देने से अच्छा है कि ट्रस्ट का पैसे का कहीं निवेश कर दिया जाए, जिससे उसकी कोई आमदनी हो सकती है। और कई बार वो पैसे का निवेश से भी होता है कि जिनके पास वो पैसा जाता है उसको भी लाभ मिल जाता है। तो ट्रस्ट के निवेश का भी जिम्मेदारी दी जाती है कि इसका इन्वेस्टमेंट आप कर सकें, और इन्वेस्टमेंट के कारण जुआ खेलने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट के पैसे का इन्वेस्टमेंट एक अच्छे कार्य के लिए, जिसके लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, वहीं पर उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यही इसका उद्देश्य है और यहीं पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी से अगर आपका कोई सवाल है और आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। परमानंद जी, ब्रेक पे जाने से पहले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही थी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तब कैसे कार्रवाई होती है, क्या कुछ नियम कायदे कानून होते हैं? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ट्रस्ट का मतलब एक विश्वास है। हाँ। हम विश्वास के लोग ही उसमें रखते हैं, इसका विश्वास। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माने विश्वास का, आपने विश्वास को खो दिया है। अगर विश्वास किसी ने खो दिया है, मैंने या किसी ने भी, तो विश्वास खो देने के बाद ट्रस्ट के उद्देश्य से हम भटक गए हैं, और वो भटक गए हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। नहीं तो अगर ट्रस्ट ढंग से बनेगा और कोई आदमी आएगा और उसमें मान लीजिए करोड़ों रुपया रखा हुआ है और करोड़ों रुपए का दुरुपयोग करना शुरू कर देगा, तो ट्रस्ट का मतलब ही फेल हो जाएगा, पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो उस पर्पज को न डिफीट होने दिया जाए, इसलिए उसके ट्रस्ट को देखा जाना चाहिए कि हाँ, उस बैठक में देखा जाता है, उसको हमेशा अकाउंट जब बनते हैं तो ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी ढंग से दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अगर वो दुरुपयोग कर रहा है तो वह एक तरह का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, और उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के होने के बाद ट्रस्ट को अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई करने का तरीका यह है कि आप उसके खिलाफ प्रमाण जुटाइए, और प्रमाण जुटाने के बाद आप देखिए कि इस व्यक्ति ने कहाँ
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, जी। तो सेटलर के पास वो मामला आएगा। सेटलर इस चीज को सचमुच में देखेगा कि क्या इस व्यक्ति ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या नहीं किया है। कई बार लोग एलिगेशन लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, लेकिन उस आरोप में अगर दम है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आरोप में कोई दम नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ना होने का भी प्रावधान है कि ना किया जाए। लेकिन अगर किया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने अगर उसने विश्वास को खो दिया है, ट्रस्ट का दुरुपयोग किया है अपने कार्यों के लिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। जी बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक वैध ट्रस्ट की अनिवार्यताएं क्या कुछ होती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके लिए तो खास तौर पर उसकी अनिवार्यता ये है जी। कि आप उस ट्रस्ट के पहले तो आप बताइए कि जो लोग ट्रस्ट बना रहे हैं उनकी क्या संपत्ति है क्या नहीं है, और इस चीज को आप जानकारी में ले आइए जी। और फिर वो जानकारी के बाद आप एक ट्रस्ट डीड बनाइए। ट्रस्ट डीड के बाद अपना आप डीड बनाने के बाद वो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करवाइए, और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उसके अनुकूल काम करिए। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन एक चीज हो गई, दूसरी चीज है उसकी डीड बनाना, और तीसरी चीज जो है जो ट्रस्ट में शामिल लोग हैं उनका पूरी तरह से परिचय हो, परिचय पत्र हो, उनकी आइडेंटिटी हो, और उनकी आइडेंटिटी पर कोई वहां पर कोई आप साख पर उन पर कोई सवाल न उठा सकें, वो उनकी साख है, और वह रीजन दिखाएं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। संपत्ति अगर नहीं है तो ट्रस्ट बना के क्या करेंगे। तो उसमें तो खास तौर पर ये देखना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति का कैसे उपयोग किया जाएगा, ये चीज को देखिए कि संपत्ति का कैसे उपयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज एक चीज बता दें आपको कि ट्रस्ट में सबसे बड़ी चीज होती है कि लॉ ऑफ द लैंड, जो देश का कानून है उस कानून का कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने ट्रस्ट बना लिया और ट्रस्ट का उपयोग ऐसा बंद कर दिया कि ये ट्रस्ट स्मगलिंग करने लगेगा, तो ये ट्रस्ट का काम नहीं है। ट्रस्ट को लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार काम करना पड़ेगा, इस देश के कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर उस कानून का पालन नहीं करता है तो ये भी एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुई, और उस ट्रस्ट को निश्चित तौर पर उस कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो मुख्य चीज हो गई कि आपको लॉ ऑफ द लैंड का प्रयोग पालन करना पड़ेगा, आपको डीड बनाना पड़ेगा, आपका परिचय पत्र देना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा किस उद्देश्य से किया जा रहा है। ये सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रस्ट में अगर किसी तरह से किसी व्यक्ति को हटाना है या फिर दोबारा से उसमें जोड़ना है या फिर नए लोगों को जोड़ना है, जिस वक्त ट्रस्ट बनी थी उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे, तमाम जो लोग थे उन्हें रखा गया, लेकिन बाद में और लोगों को उसमें जोड़ने की क्या कुछ प्रक्रिया है और कैसे ये काम करता है सर? ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि सामान्य तौर पर यह होता है कि जब ट्रस्ट बनता है तो कई लोगों को ये बात बताई नहीं जा सकती है कि कितना लोग क्या इसका क्या उद्देश्य है, और कई लोग इसको शंका आशंका की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब ट्रस्ट काम करने लगता है तो सेटल लोग, जो उतने लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें इसका और विस्तार किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए। उस एक्सपेंशन में कई अच्छे लोगों को, जिनको वो समझते हैं कि ये ठीक काम कर सकते हैं, उसमें उनको साथ जोड़ा जाए। तो उसका एक्सपेंशन का तरीका होता है कि उनको हम अपने साथ ले आते हैं और ले आ करके उसका एक्सपेंशन करते हैं। और जहां तक निकालने की बात आई है तो निकालने का एक ही तरीका होता है कि जब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए हैं तभी उनको निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है। और आपके जोड़ने की जो बात आई है वो उसमें भी यही चीज होती है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति निकाल दिया गया तो उसको भरने के लिए, या ऐसा है कि हम उसका विस्तार कर रहे हैं तो उसके विस्तार में ले आने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए भी हम कुछ लोगों को रख सकते हैं जो ट्रस्ट के नियमों का अच्छे ढंग से अनुपालन करने के लिए तैयार हैं और उसका अनुपालन करेंगे। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी ट्रस्ट से जुड़ी हुई परमानंद जी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।